अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ जिब्रान अली। हमारे साथ हैं हसन हसन अहीरज़ादा। हसन, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप बताएं। बिल्कुल ठीक, करम है मालिक का। आप सुनाएं कैसे? ठीक ठाक। और हाउ इज़ योर प्रिपरेशन गोइंग? अल्हम्दुलिल्लाह प्रिपरेशन भी अच्छी जा रही है। सेकंड अटैम्प्ट के लिए भी मेंटली तो प्रिपेयर है, लेकिन दिल मान नहीं रहा कि वहाँ तक पहुँचना चाहिए हमें। तो इंशाल्लाह पहली अटैम्प्ट ही क्लियर हो जाए तो वहाँ तक पहुँचेंगे ही नहीं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। खैर, शुरू करते हैं। हमारी इस चीज़ को लेके काफ़ी प्लानिंग चल रही थी ऑलरेडी भी, तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। तो हसन, व्यूअर्स को बताएं कि अबाउट योर परसेप्शन कि वर्ल्ड ऑर्डर में ये जो चेंजेस हम लोग देख रहे हैं, या फिर ये एक इल्यूजन है, या फिर ये वाकई में वर्ल्ड ऑर्डर में चेंजेस हो रही हैं, तो इसमें आपका व्यू क्या है? और एक, जिसे कह लें कि एक नॉर्मल पर्सन का, जो कि बिल्कुल न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, न्यूट्रल से मैं उनको नहीं कह रहा, एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से वर्ल्ड इसके बारे में क्या सोचता है? और प्लीज़, कैन यू प्लीज़ एलोबरेट? हाँ, ये बहुत ही सिंपल सी और बहुत ही क्लियर सी बात है कि जो भी बंदा अगर किसी भी तरीके से इस चीज़ को पढ़ रहा है तो उनको इन बातों का पता है कि वर्ल्ड ऑर्डर वाकई ही चेंज हो रहा है। यस, एग्जैक्टली। इट्स क्लियर। यस। और इट इज़ नॉट हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। ये चेंज 90s में भी हुई है, 21st सेंचुरी के स्टार्ट में फिर भी हमें काफ़ी सारी चेंजेस होती हुई नज़र आई हैं, जहाँ पे ऐसा लगा है कि रशिया, जो कि प्रीवियस यूएसएसआर था, वो दोबारा अपनी हेजेमनी दोबारा लेके आने की कोशिश कर रहा है। ऐसे भी हमें बहुत सारे इवेंट्स नज़र आए हैं। जब यूएसए खुद वार अगेंस्ट टेरर में बिजी था 2001 एंड अबव, तो उस वक्त रशिया अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहा था, और सेम चाइना भी अपने साथ कर रहा था। इनके प्रोजेक्ट्स हैं अलग अलग, उसको हम इंशाल्लाह किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे कि रशिया और चाइना ने किस तरह इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करके अपनी हेजेमनी दोबारा दुनिया में लेके आने की कोशिश की है जी। लेकिन एक आम बंदे के लिए, जिस तरह आपने कहा है, मैं आपको बताता चलूँ कि एक टर्म यूज़ होती है, थ्यूसिडाइड ट्रैप। अब इस टर्म में होता इस तरह है कि जो भी एग्जिस्टिंग पावर है वो हमेशा ही खतरे में होती है अपने से नीचे वाली पावर की वजह से। एग्जैक्टली। यानी अगर सपोज करें, मैं अगर किसी ऐसी पोजीशन पर हूँ कि जिससे आगे मैं और फर्दर नहीं जा सकता, तो इट्स अ पीक पॉइंट फॉर मी। मैं उस पीक पर हूँ, लेकिन मेरे जो नीचे बंदा है वो मुझे वहाँ से धक्का दे सकता है खुद को पीक पे लेके आने के लिए। और सेम इस बार यूएसए के साथ भी होने वाला है। होने वाला नहीं है बल्कि हो रहा है, क्योंकि इस बार ऐसा हुआ है कि दो ऐसी पावर्स जो इकोनॉमिकली भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं एज़ कम्पेयर टू यूएसए, या हो रही हैं। आई विल डिस्कस। और उसमें स्ट्रेटजिकली भी वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। अब दोनों मिल के यूएसए को कम्पीट करने की कोशिश कर रही हैं। वो फ्यूचर की बात है कि इन दोनों के आपस में बाद में क्लैशेस आते हैं या नहीं, और उस पर भी मेरा व्यू ये है कि क्लैशेस नहीं आएंगे। ये दोनों पावर्स हैं रशिया और चाइना। चाइना का BRI प्रोजेक्ट, उसमें उसने रशिया को बिल्कुल ईजिली अप्रोच दी है इंडियन ओशन तक थ्रू पाकिस्तान, कि वो अपनी ट्रेड को कंटिन्यू रख सके। इसी तरह रशिया जब भी यूएन में कोई भी ऐसा चार्टर आता है जो चाइना के अगेंस्ट होता है, तो रशिया उसको वीटो कर रहा है। तो इस तरह ये दोनों अपनी हेजमनी तो दोबारा लेके आ रही हैं, और मुझे लगता है कि ये वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होने वाला है, बल्कि हो रहा है। और इस वर्ल्ड ऑर्डर को आगे जाके लीड चाइना करेगा या रशिया, इसके बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन मेरा व्यू है और जो मेरा वोट है वो चाइना के साथ है कि आई थिंक चाइना विल लीड। सही है, मुझे मेरी साउथ चाइना सी में दोबारा हेजमनी वापस चाहिए। मुझे दोबारा वर्ल्ड को लीड करना है, वर्ल्ड को नहीं तो एट लीस्ट रीजन को लीड करना है, जो ऑलरेडी कर रहा है। और सुपर पावर बनने से पहले आपको रीजनल पावर तो बनना ही पड़ता है। इस वक्त हमारे रीजन में पावर चाइना ही है, और बहुत जल्द वो डोमिनेट करने वाला है। इससे जो इम्पैक्ट है, आइदर यू आर टॉकिंग अबाउट नेशनलिज्म और ग्लोबलाइजेशन, पे क्या व्यूज़ हैं आपके? ग्लोबलाइजेशन और नेशनलिज्म, ये दोनों एक दूसरे की ऑपोजिट चीज़ें हैं। या अब एक इरा ऐसा गुजरा है जिस वक्त इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही थी, उस वक्त वर्ल्ड को जो वेस्टर्न पावर्स थी, जो उस वक्त पावर में थी, उन्होंने बाकी दुनिया को, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ को इस बात पे लगाया था कि वी हैव टू बी ग्लोबलाइज, ताकि हम एक दूसरे के साथ मिल के ट्रेड कर सकें और इजी ट्रेड हो सके, हमारी टैरिफ्स ना हो, कोई टैक्सेस ना हो। अब इसके बिहाइंड मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि उनके पास उनकी रीज़न ये सब कुछ करने की यही थी कि वो अपने जो उनके प्रोडक्ट्स हैं वो उनको इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में, क्योंकि ऐसी इन कंट्रीज़ में मार्केट्स बहुत बड़ी बड़ी हैं, जस्ट लाइक इंडिया, चाइना भी उस वक्त थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में ही काउंट होता था। तो इन मार्केट्स में ईजी अप्रोच के लिए उन्होंने टर्म ग्लोबलाइजेशन यूज़ की थी। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ को ग्लोबलाइजेशन की तरफ आते आते इतना टाइम लग चुका है कि अब वेस्ट खुद ग्लोबलाइजेशन से मूव करके दोबारा नेशनलाइजेशन की तरफ जा रहा है। या मतलब थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़
अब इस वक्त ग्लोबलाइजेशन की तरफ जाने की कोशिश कर रही हैं कि हमें शायद ग्लोबलाइज हो जाना चाहिए, हमें बाकी वर्ल्ड के साथ कनेक्ट हो जाना चाहिए, हमारी ट्रेड ईजी हो जाएगी, शायद हम भी उनकी तरह तरक्की कर लेंगे। लेकिन अब मसला ये है कि अब जब ये ग्लोबलाइज होना चाह रहे हैं, इस वक्त वेस्ट जो कि ग्लोबलाइज होने के बाद दोबारा नेशनलिज्म की पॉलिसी को अप्रोच कर रहा है और काफ़ी हद तक कर चुका है। आप यूरोप में देख लें तो यूरोपीय यूनियन को जिस तरह एकदम से ब्रेक्जिट हुआ है, और इस ब्रेक्जिट की बिहाइंड रीज़न क्या थी? नेशनलिज्म। और वो जो आपने बात की इस्लामोफोबिया की, मैं उसको रिलेट करता चलूँ ग्लोबलाइजेशन के साथ, तो मैं ये कहूँगा कि ये जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, स्पेशली पाकिस्तान, हमारा खुद का नैरेटिव ही क्लियर नहीं है। एक तरफ हम मूव कर रहे हैं, हम खुद को कहते हैं कि अब हम शायद डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, हम ग्लोबलाइज हो रहे हैं, हमारे वर्ल्ड के साथ अच्छे रिलेशंस होने चाहिए, कंट्रीज़ के साथ अच्छे लिंक्स होने चाहिए, और दूसरी तरफ हम इस तरह इस्लाम को भी इस तरह प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि अगर अफ़गानिस्तान में इस तरह टेक ओवर हुआ तालिबान का तो वो बहुत अच्छा हुआ है, कतर में जो भी हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। अभी जो मोस्ट रिसेंट है कंट्रोवर्सी जो हमारे सामने आई, जॉयलैंड मूवी, वो उसका ट्रेलर रिलीज हुआ तो उस पर बहुत बड़े बड़े जो पॉडकास्ट करते हैं और जो बहुत बड़े बड़े, उन्होंने बहुत क्रिटिसिज्म किया कि मूवी शुड बी बैंड और मतलब ये अनएथिकल। और उसको देखिए जिब्रान भाई, मैं आपको एक बात बताता हूँ, 2014 से पहले पाकिस्तान में किसी भी तरह की पॉर्न साइट बैन नहीं थी। यस, पॉर्न वो तो ईजी अप्रोच थी हर किसी के लिए, लेकिन जैसे ही उनके ऊपर बैन लगा तो पाकिस्तान कंटिन्यूसली 2017, 18, 19, 20 पाकिस्तान टॉप पे रहा है उन कंट्रीज़ की लिस्ट में जिन्होंने पॉर्न देखी हैं। अब एक कंट्री जो पॉर्न मूवीज़ देखने में सबसे आगे है, और वही कंट्री क्लेम कर रही है कि जॉयलैंड को पाकिस्तान में बैन होना चाहिए। क्यों? मतलब आप अकेले में छुप के तो पॉर्न्स देख सकते हो, लेकिन आप जॉयलैंड मूवी को नहीं चलने दे रहे, ऐसा क्यों है? देखिए, टर्म जो एक्सट्रीमिज़म है ना, वो है ही, यही उसका मतलब है कि आप अपनी थिंकिंग, अपनी मेंटालिटी दूसरे के ऊपर ज़बरदस्ती इम्पोज कर देते हैं। या एग्जैक्टली, इसके लिए हमें एटलीस्ट इनिशिएटिव्स लेने चाहिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप सजदा करते हैं और आप कहते हैं कि मैंने जो भी किया ठीक किया, इसके बरक्स फिर आपको हर उस चीज़ को, देखिए आप यहाँ पे ये बात करना चाह रहे हैं कि ये आपका राइट टू एक्सप्रेशन है, राइट टू रिलीजन है, आप जो मर्जी रिलीजन रखें, आप जो मर्जी एक्सप्रेस करें, ये आपका राइट है, आप कर सकते हैं, इसलिए आपको कोई नहीं रोक रहा है सब कुछ करने से, तो ये राइट आप दूसरों को भी दें। तो एग्जैक्टली सारे करें। लाइक इफ़ यू लुक एट क्रिस्टियानो रोनाल्डो, उसने अपने जो इवन के वो ट्रेनिंग्स में भी जब जा रहा होता है या फिर वार्म अप करने जा रहा होता है, तो ही हैड सम वे हेयरिंग्स, लाइक उसमें क्रॉस बना हुआ होता है, टैटूज़ की शेप में प्लेयर्स जो है वो अपने मतलब क्रॉस का निशान जो है वो बनवाते हैं। तो ये मार्केटिंग अपने रिलीजन की हर कोई कर रहा है। ठीक है, इट इज़ देयर राइट एज वेल कि वो जो भी कर रहे हैं, मतलब इस पे हम लोग अगर कोई बंदा सेंचुरी करता है या फिर उसको एज ए सेलिब्रेशन जेस्चर वो शुक्र का सजदा कर देता है, तो व्हाट्स बैड इन इट? देखें, एक चीज़ होती है अपने आप को एडवर्टाइज करना, अपने आप को बेचना, अपने आप प्रमोट करना, यस, दूसरों को दिखाना कि ओवर कल्चर इतना अच्छा है हमारा कल्चर कि आप हमारे कल्चर में आएँ, दावत देना। एक चीज़ होती है कि नहीं, अगर आपने ये नहीं किया तो आप हमारे पास नहीं आ सकते, दिस इज़ एक्सट्रीमिज़म। मैं ये चीज़ कह रहा हूँ, कतर जिस तरह अपने रूल्स, इस्लामिक रूल्स क्रिश्चियंस पे लागू कर रहा है कि आप अगर स्टेडियम में आएंगे तो आपने शॉर्ट ड्रेसेस नहीं पहनने, आप बेयर नहीं पी सकते, आप मतलब बहुत से इस तरह के इस्लामिक रूल्स इम्प्लीमेंट वहाँ पे ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है। और मेरा नहीं ख्याल कि लोग सिर्फ स्टेडियम में आकर सिर्फ मैच देखने आते हैं, ऑफ कोर्स लोग एंजॉय करने आते हैं। एट सम कॉन्टेक्स्ट दे आर राइट, अगेन वही मैं बात कर रहा हूँ, एट सम कॉन्टेक्स्ट दे आर राइट। क्योंकि अभी लास्ट टाइम होता क्या है, लास्ट वर्ल्ड कप आई थिंक रशिया में हुआ, उधर क्या हुआ कि वो जी न्यूडिटी, और उसमें ना फ्लैग अपना, इधर फीमेल जो है अपना फ्लैग वो पेंट करके वो पिच में आती हैं, पिच इन्वेड करती हैं, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये है कि वो अपने आप को गोल पोस्ट से जो है ना हैंडकफ कर लेती एज अ साइन ऑफ प्रोटेस्ट। तो ये ऑलरेडी हो चुका है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए अगर वो ये चीज़ें कर रहे हैं तो आई थिंक दे आर डूइंग बड़ा ही बहुत अच्छी बात बताई है आपने मुझे भी ये, और बड़ा ही इजी होता, बड़ा ही अच्छा लगता अगर कतर यही बात करके इस चीज़ को बैन करता, क्या कि मैं इस तरह के इंसिडेंट्स दोबारा नहीं चाह रहा हमारे वर्ल्ड कप में,
तो आप अवॉइड करें इस तरह की ड्रेसिंग्स को, आप इस तरह की ड्रेसिंग करके नहीं आ सकते जी। ये स्टांस क्लियर नहीं है। देखिए आप वर्ल्ड कप को स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल इस्लामिक वे में, आप वर्ल्ड कप को लेके चल रहे हैं बिल्कुल इस्लामिक वे में, अजान की ड्यूरेशन में। अब देखें मैंने सुना है कि अगर रेन भी हो रही हो तो फुटबॉल मैच नहीं रुकता, ड्यूरिंग रेन नहीं रुकता। इवन दो आपकी कंट्री का कोई प्रेसिडेंट वहाँ पे आ गया है तब भी फुटबॉल मैच नहीं रुकता, लेकिन फुटबॉल मैच को अजान के बाद रोका गया है कि नमाज़ पढ़नी चाहिए इस ड्यूरेशन में, ये नमाज का टाइम है। तो मैं इन चीज़ों की बात कर रहा हूँ कि देखिए आप ज़बरदस्ती अपने लाज उन टीमों पे इम्पोज कर रही हैं। आपकी मुस्लिम टीम्स कितनी हैं इस फीफा वर्ल्ड कप में? अराउंड 2 3 4 मे बी। एंड टोटल? यस, जो वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट टोटल टीम्स कितनी हैं वर्ल्ड कप में? 26। तो आप बताएं, आप 2 और 3 कंट्रीज या 2 और 3 टीम्स, 6 और मे बी 16, आई डोंट नो, मुझे काउंट तो हम लोग तो वही ट्रेडिशनल फुटबॉल देखें इंग्लैंड वट एवर जो भी है 16 है 26 है, वो एक बड़ा फिगर है 2 और 3 के कंपैरेटिवली। तो आप देखें अब 2 या 3 टीमें हैं जो मुस्लिम हैं और आप उनके ला इम्पोज कर रहे हैं ज़बरदस्ती उन 16 या 26 टीम्स पे, तो इसका मतलब क्या है? एक्सट्रीमिज़म। देखें हम बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले इस्लामोफोबिया की। एक तरफ हमारी मुस्लिम कंट्रीज़ के जो अच्छे लीडर्स हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि इस्लामोफोबिया से दुनिया को आगाह करें, इस्लाम एक बड़ा ही पीसफुल मज़हब है, और दूसरी तरफ हम फिर क्या कर रहे हैं, फिर एक्सट्रीमिज़म को सपोर्ट कर रहे हैं। देखें इस्लामोफोबिया की जो बेस है वो एक्सट्रीमिज़म ही तो है। तो कि इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, लाइक 2010 में बेट जीती थी कतर ने फॉर द फीफा वर्ल्ड 12 यस अराउंड। तो आगे आने वाले वक्तों में हमारे पास ये जो अरब कंट्रीज़ हैं, ऑल्दो दे आर स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स फाइनेंशियली, लेकिन अब फीफा अलाउ नहीं करता कि रिप्रेजेंटेशन, बिकॉज रिप्रेजेंटेशन इज़ ऑल। हमारी डिबेट ही स्टार्ट यहाँ से हुई थी कि 300 बिलियन प्लस इन्वेस्ट करके इट इज़ मोर देन आवर का मोटिव क्या है इसके बिहाइंड? उसके पीछे हम लोग कुछ शो करें कि हम लोग वेलकम करें लोगों को, हम लोग उसमें इवन कि हमारा इससे कोई ताल्लुक, फाइनेंशियली इससे हमारा कोई फ़ायदा नहीं, फाइनेंशियली हम इस चीज़ को लिंक ही नहीं करते, लिंक ही नहीं करते। लेकिन अगेन जो कॉन्सिक्वेंसेस हुए हैं, और अभी लास्ट टाइम तो मैं वो देखा था, तो ये इंग्लैंड के मैच में वो एक फ़ैन ने जो है ना ड्रेसिंग की हुई थी क्रूजेडर, जो उनके क्रूजेड्स होते थे ना, उसने वो पहनी हुई है, वो पीछे शील्ड लगाई हुई है, तो उसको रोके खड़े हैं वो लोग, और आपस में वो रवि में गुत्तम गुत्ता हुए हैं, वो कह रहे हैं इट वाज माय राइट, और वहाँ पे वो पूरी डिबेट चल रही है। अब उस तो इन्होंने अगर इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स कर दी है अपने स्टेडियम में, तो एटलीस्ट एक आपको ना, मतलब जिसे कहते हैं ना हम लोग अपने कल्चर में कि वापसी का दरवाज़ा होना चाहिए। बिल्कुल। देखें मैं आपकी ना इसी बात को ना कंटिन्यू करता हूँ। आप $300 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं और हमें क्लियर नज़र आ रहा है कि इतनी अर्निंग्स, इतनी क्या इसके करीब करीब भी अर्निंग्स होना पॉसिबल नहीं है। फाइनेंशियल तो जिक्र ही मत करें। एग्जैक्टली। तो अब इसके बिहाइंड कोई ना कोई मोटिव ज़रूर होगा। देखिए अगर वो मोटिव वाकई ही इस्लाम को प्रमोट करना है जिस तरह हमें नज़र आ रहा है, तो मेरा ख्याल है ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म था जहाँ पे हम इस्लाम को वाकई ही पॉजिटिवली हम इसको इस्लाम को प्रमोट कर सकते थे, लेकिन ये गलत वे से हो रहा है जो भी हो रहा है अभी। एग्जैक्टली आप सही कह रहे हैं। चलें फुटबॉल की तरफ मूव कर गए हैं तो थोड़े से फुटबॉल के क्वेश्चंस कर लेते हैं आपसे। तो फीफा के अबाउट बताएं, क्या लग रहा है, एक रियलिस्टिक अप्रोच क्या है, कौन सी टीम जीत सकती है? देखिए अगर अप्रोच की बात करें, ब्राज़ील इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम है। मैं तो ये कहता हूँ कि उनकी ब्राज़ील की बी टीम भी इस वक्त वर्ल्ड कप की अच्छी टीम्स को कम्पीट दे सकती है। उनकी बी टीम, उनके हर पोजीशन पे तो 2-2 3-3 प्लेयर्स जो हैं वो बेंच पे बैठे। और ऐसी टीम आप किसको कहेंगे जो कुदरत के निज़ाम पे चल रही हो? कुदरत अभी तो काफ़ी टीम्स हैं जिनका फर्स्ट मैच ही नहीं हुआ, तो कुदरत के निज़ाम पे तो सऊदी अरेबिया। बट मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है, मैं इंग्लिश फ़ैन, तो मैं बार्कलेस प्रीमियर लीग देखता हूँ, तो लेट्स सी, मेरी दुआ ये है कि इंग्लैंड जीत जाए। ठीक है, मतलब आप सऊदी अरेबिया के साथ नहीं है? ठीक है। एनीवेज हसन, इट्स सो नाइस टू टॉक टू यू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। हम लोग मिले हैं और हम लोगों ने पहली दफ़ा किसी अच्छे टॉपिक पे बात की है। डिस्कशंस पे हमारी डिस्कशंस रही हैं, तो इट्स सो नाइस टू मीट यू एंड इट्स एन ऑनर टू टॉक विद
you चाय तो पिलाएगा? such matters, yeah, sure. चल चाय पीने चलते हैं।